हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पे नजर डालते हैं। तो निफ्टी 11 हफ्तों के बाद, 11 वीक्स के बाद पहली बार वीकली बेसिस पे नेगेटिव में क्लोज हुआ है। हल्की सी डाउन टर्न के बाद क्लोज हुआ है। निफ्टी ने इस वीक भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 14,753 के आसपास का, और वहां से फिर थोड़ी सी गिरावट के बाद खासकर थर्सडे और फ्राइडे को आपको दिखा होगा कि थर्सडे और फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट आई। फ्राइडे को खास करके 1.5% की गिरावट आई। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे नेगेटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ और अपने ऑल टाइम हाई 14,753 से थोड़ी अच्छी गिरावट के बाद 14,372 के आसपास क्लोज हुआ। वनडे चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज की बात हम पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं वो चीज अभी भी दिख रही है। अब देख पा रहे हैं इस चार्ट पे कि ये जो आखिरी का सेक्शन है, यहाँ पे ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेसिस्टेंस है, मीडियम टर्म ट्रेंड रेसिस्टेंस आप कह सकते हैं, उस मीडियम टर्म ट्रेंड रेसिस्टेंस को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हर बार उसको टच करके वहां से रिट्रेस कर रहा है और उस चीज को आप यहाँ पे और क्लियरली देख पा रहे हैं। ये जो आखिरी के कुछ कैंडल्स हैं, यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे के कैंडल्स, ये लास्ट 2 कैंडल्स हैं, तो आप डेली चार्ट पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ये मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है निफ्टी का, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है निफ्टी डिसाइसिवली और वहां से बार बार रिट्रेस कर रही है। तो निफ्टी इज स्टिल टेस्टिंग इट्स की ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड इज रिट्रेसिंग फ्रॉम देयर। इट इज करेंटली हवरिंग बिलो ट्रेंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से प्लॉट की हुई है, उस ट्रेंड रेजिस्टेंस को बार बार निफ्टी टच करके नीचे आ जाती है। तो वो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं। बट निफ्टी इज वेल अबव ऑल इट्स की ईएमएस जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, 50, 100, 150 और 200 सारे मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है अभी निफ्टी। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर कहा जाए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बुलिश है। उतना बेरिश अभी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी नियर टर्म बेरिशनेस दिख रही है कि वो ट्रेंड रेजिस्टेंस को बार बार ये डिसाइसिवली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, बट वहां से रिट्रेस हो जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। इस हफ्ते हमने देखा कि काफी वॉलेटिलिटी रही, करीबन 600-700 पॉइंट्स की अप डाउन मिला के अगर टोटल मूवमेंट की बात करें तो 600-700 पॉइंट्स की मूवमेंट रही है निफ्टी के अंदर। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक भी रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर वीकली चार्ट पर नजर डालें, आप थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देख सकते हैं, हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो वीकली चार्ट पे भी सेम ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है, उसको निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते भी क्रॉस करने की कोशिश की, जो हाई पॉइंट बना है उस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर है, लेकिन वहां से फिर काफी स्विफ्ट डाउन टर्न आई और वहां से काफी नीचे आके क्लोज हुआ है निफ्टी और अभी ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी। ये जो आखिरी कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस हफ्ते की कैंडल काफी वॉलेटाइल कैंडल रही। तो दिस वीक्स कैंडल वाज अ वेरी वॉलेटाइल वन। निफ्टी इज स्टिल नियर इट्स वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। जो हमें डेली चार्ट पे दिख रहा था वही वीकली चार्ट पे भी कमोबेश वही ऑब्जर्वेशन है। मिक्स सिग्नल्स है यहाँ पे। ओवरऑल तो काफी बुलिश दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जो स्टीप राइज है काफी बुलिश है, बट नियर टर्म के लिए थोड़ी बेरिशनेस हमें दिख रही है। मिक्स सिग्नल्स दिख रहे हैं ओवरऑल। उसी तरह हम अगर मंथली चार्ट की बात करें, आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दिख रहा है, करीबन 11-12 सालों की चार्ट यहाँ पे दिख रही है। तो मंथली चार्ट पे भी मिक्स सिग्नल्स दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस मंथ की जो कैंडल बनी है अभी तक वो काफी वॉलेटाइल रही है। उसकी अपर शैडो, अपर टेल काफी बड़ी है, बॉडी भी रीजनेबल लेंथ की है, लेकिन ओवरऑल काफी वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। इस मंथ की जो कैंडल है वो काफी वॉलेटाइल रही है। इट हैज बीन अ स्लाइटली वॉलेटाइल मंथ सो फार। बेरिश सिग्नल्स इमर्ज ऑन मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल रही है ये थोड़ी, आप ओवरऑल तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन ओवरऑल आप मान सकते हैं कि ये एक बेरिश सिग्नल भी दिखा रही है आपको, क्योंकि इसकी अपर शैडो काफी लंबी है, बॉडी रिलेटिवली हाफ ऑफ द टोटल कैंडल है। उसी तरह आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू में काफी ड्रास्टिक डाउन टर्न आई है। आरएसआई का वैल्यू जो करीबन हमने देखा था कि 70-75 के लेवल्स पे था, वहां से काफी गिरावट होने के बाद अभी करीबन 58.9, ऑलमोस्ट 60 के लेवल पे है। तो अभी भी काफी स्ट्रांग है।
जब RSI 40 to 60 के बीच में होता है तो हम मानते हैं कि ओवरऑल मार्केट अभी न्यूट्रल है, तो वही हमें दिख रहा है कि करेंटली इट इज न्यूट्रल, बट चूंकि 60 के आसपास ये 60 से काफी क्लोज है, तो विल स्टिल से कि अभी भी मार्केट RSI लेवल पे थोड़ी गिरावट, थोड़ी करेक्शन जरूर आई है, बट RSI के लेवल पे अभी भी काफी स्ट्रांग है। उसी तरह MACD पे हमें दिख रहा है कि काफी एक बेरिश क्रॉसओवर बना है, एंड द बेरिश क्रॉसओवर हैज वाइडेंड। आप देख सकते हैं कि जो थर्सडे फ्राइडे को मूवमेंट हुई है उसके कारण ये जो बेरिश क्रॉसओवर है वो काफी स्ट्रांग हो गया, काफी वाइडन कर गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ सिग्नल्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म, थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि अभी भी बुलिशनेस कंटिन्यूड है। RSI की वैल्यू में दिख रहा है, मंथली चार्ट्स पे दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश ही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप देख सकते हैं कई सारे इंडिकेटर्स में करेक्शन आई है, अच्छी खासी करेक्शन आई है, और उसके कारण नियर टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी दिख रही है हमें, और वो आगे आने वाले कुछ वीक्स तक भी दिख सकती है, कंटिन्यू रह सकती है। इस हफ्ते बहुत ज्यादा कोई कोविड रिलेटेड या मैक्रो इकोनॉमिक अपडेट्स नहीं है, तो वी विल क्विकली जंप इनटू द कॉर्पोरेट अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारी अर्निंग्स हमें डिस्कस करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज की बात कर लेते हैं। L&T विंस बिग टिकट रेल प्रोजेक्ट। इनको उत्तराखंड से, यानी कि लार्ज प्रोजेक्ट फ्रॉम रेल विकास निगम लिमिटेड जो RVNL है, वो उत्तराखंड में इनको प्रोजेक्ट मिली है टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रॉड गेज लाइन बिटवीन ऋषिकेश एंड करण प्रयाग। तो ये करीबन 2500 से 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, एंड इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 मंथ्स। 5 सालों के बीच का ये प्रोजेक्ट है, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट। तो L&T के ऑर्डर बुक की हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि L&T का ऑर्डर बुक इतने हेल्दी है, अगले 2-2.5 सालों की ऑर्डर उनको ऑलरेडी मिली हुई है। तो L&T हैज वन अनदर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट, एंड इट इज अ रेल प्रोजेक्ट। फिर HDFC बैंक की जो Q3 की रिजल्ट्स आई वो काफी अच्छी आई। द प्रॉफिट्स आर अप 18%। तो जब सेम क्वार्टर 2019, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 2019 से अगर कंपेयर करें तो 18.1% की राइज आई है इन नेट प्रॉफिट, एंड द ग्रॉस एनपीएस हैव फॉलन टू 0.81%। तो ग्रॉस एनपीए इनके 0.8% के आसपास हो गए, जबकि ये जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 1.08% है, तो वहां से ड्रॉप आई है ग्रॉस एनपीए में, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। और प्लस अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 2019, यानी कि सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 1.42 से गिर के ये 0.81% हो गई है। तो ये सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन एक यहाँ पे कैच है, एक सटल चीज है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी RBI की जो रेगुलेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशन है कि अभी एनपीए डिक्लेयर नहीं करने हैं आफ्टर द मॉरेटोरियम पीरियड, तो वो अभी भी रेगुलेशन जारी है। तो उसका असर अभी सारे बैंक्स और सारे एनबीएफसीज में दिखेगा कि ये अभी भी एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमको एक्चुअली मार्च क्वार्टर में या जून क्वार्टर में दिखने शुरू होंगे। वो एनपीए के नंबर्स धीरे धीरे बाहर आना शुरू होंगे। अभी ये जो एनपीए के नंबर्स आ रहे हैं उसमें मॉरेटोरियम पीरियड का जो भी एनपीए आया है, दोज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड, तो वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। एस्कॉर्ट्स गेट्स नॉट फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स। एस्कॉर्ट्स जो कंपनी, आपको पता है कि ट्रैक्टर्स बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, एस्कॉर्ट्स, तो दे हैव बीन एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स सिंस 2019। लेकिन इंडिया में सेल करने की, इंडियन टेरिटरी में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स सेल करने की उनको परमिशन अब मिली है। तो एस्कॉर्ट्स विल बी द फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट इंडियन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर टू रिसीव परमिशन टू सेल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स इन द कंट्री। तो इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स बनेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के एक्सपोर्ट्स तो 2 साल से कर रहे हैं, बट इंडियन टेरिटरी के अंदर सेल करने की इनको परमिशन अब मिली है। फिर हिंदुस्तान जिंक के जो Q3 प्रॉफिट्स हैं, दोज हैव शोन 36% ईयर ऑन ईयर जंप टू 2200 करोड़। तो इनके काफी सीरियस, काफी अच्छी सिग्निफिकेंट जंप आई है इन नेट प्रॉफिट्स। 36% ईयर ऑन ईयर जंप इज वेरी वेरी हेल्दी। फिर फेडरल बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। हालांकि इनकी जो नेट प्रॉफिट थी, जो Q3 की प्रॉफिट है, वो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई है, 8% की डिक्लाइन आई है। तो ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअली इतनी ज्यादा डिक्लाइन इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिवली किया है फॉर बैड लोन्स। तो इनको एंटिसिपेशन है कि मोरेटोरियम पीरियड के कारण और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए इनकी बैड लोन्स बहुत बढ़ सकती हैं, एनपीएस काफी बढ़ सकते हैं। उसके लिए इनको प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़ी है, बहुत ज्यादा 2-fold इंक्रीज इन प्रोविजनिंग, यानी कि दोगुनी हो गई है इनकी प्रोविजनिंग। उसके कारण इनकी प्रॉफिट्स में 8% की डिक्लाइन आई है। बट द एसेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करेंगे तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, और वही हमें दिख रहा है कि इनकी ग्रॉस एनपीओस हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 2.9% टू 2.7%। तो अभी भी हमने एचडीएफसी बैंक से जब कंपेयर किया तो ये नंबर्स थोड़े हाई दिख रहे हैं, लेकिन सारे बैंक्स एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक नहीं होते, तो उनकी ग्रॉस एनपीओस थोड़ी ज्यादा तो है, बट फिर भी डिक्लाइन आई है, विच इज अ हेल्दी साइन। एंड द नेट एनपीओस ऑल्सो वेर डाउन टू 0.6%, यानी कि प्रोविजनिंग इतनी ज्यादा की है, तो ग्रॉस एनपीओस तो थोड़े ज्यादा हैं, बट प्रोविजनिंग इतनी ज्यादा कर दी है इन्होंने, जो कि अच्छी बात है, जिसके कारण इनकी नेट एनपीएस 0.6% हो गई है कंपेयर टू 1.6% लास्ट ईयर। तो ओवरऑल कहा जाएगा तो प्रोविजनिंग
चूंकि इतनी प्रूडेंट मैनर में की है, तो ओवरऑल आप रिजल्ट को पॉजिटिव ही मान सकते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट में डिप आई है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग अच्छी प्रूडेंट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल मैनर में इन्होंने अग्रेसिव प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दी है। फिर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों के जो Q3 रिजल्ट्स है, Q3 रिजल्ट्स थे, वो थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, बिलो एस्टिमेट्स थे। तो नेट प्रॉफिट ऑफ बजाज फाइनेंस हैज शोन अ 29% फॉल, यानी कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो 29%, ऑलमोस्ट 30% की डिक्रीज है, डिक्लाइन है। लेकिन ग्रॉस एनपीए, इन्होंने भी प्रोविजनिंग अच्छी खासी की है, जिसके कारण ये डिक्लाइन आई है। The gross NPA stood at 0.55% as compared to 1.61% during the same period last year. तो लास्ट ईयर के अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में ग्रॉस एनपीएज इनके 1.61% थे, ग्रॉस एनपीएज इनके डिक्लाइन हुए हैं, 0.55% तक पहुंच गया, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 30% की डिक्लाइन आई है। लेकिन बजाज फिनसर्व, आपको पता होगा कि बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस भी आते हैं, और फिर बजाज आलियांज, इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, उन सभी बिजनेसेस को होल्ड करती है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व के नेट प्रॉफिट में अभी भी 15% की इंक्रीज आई है, बढ़त आई है, ग्रोथ आई है। तो बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक है, बट बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, थोड़े बिलो एस्टिमेट्स थे, बट दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ हाई प्रोविजनिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स थे वो तो बम्पर थे, मतलब इन्होंने 30% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई है, एंड दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने कट किए हैं, बहुत स्ट्रीमलाइन किए प्रोसेस, एंड अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स। तो इन्होंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा फोकस भी बनाया है, प्रोडक्ट मिक्स को फोकस बनाया है, एंड बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज द नेट प्रॉफिट्स हैव जंप्ड 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इतनी अच्छी रिजल्ट्स हैं, आपने देखा हो कि बजाज ऑटो के शेयर्स में क्या शानदार मूवमेंट रही इस वीक। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन बजाज ऑटो के शेयर्स में 10-12% की अप मूव आई थी। तो इनके रेवेन्यूज तो 17% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज ऑल्सो हेल्दी, बट नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बिकॉज ऑफ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी नेट प्रॉफिट और भी ज्यादा जंप की है, 30% की जंप आई है ईयर ऑन ईयर। फिर एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, 62% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शॉर्ट अप की है इनकी नेट प्रॉफिट। तो Q3 प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% की इंक्रीज आई है, ग्रोथ आई है, एंड द रेवेन्यूज ग्रो बाय 25%। तो रेवेन्यूज में भी काफी हेल्दी ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में तो एग्जेम्पलरी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। तो दीज आर वेरी वेरी साउंड नंबर्स, वेरी रोबस्ट कंपनी, और ये इसी से पता चलता है कि कैसे ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कि ऐसे एडवर्स सिचुएशंस में भी अपनी नेट प्रॉफिट को, अपनी रेवेन्यूज को बरकरार साउंड बना के रखी हुई है, और दिवाली के कारण भी इनको बूस्ट मिली होगी। बट ओवरऑल अगर नंबर्स को देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। फिर कजारिया सिरामिक्स, आपको पता हो कि सिरामिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इनकी रिजल्ट्स भी काफी अच्छी रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 11% की देखें तो सेल्स वॉल्यूम में 11% की ग्रोथ आई है, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस में 13% की ग्रोथ आई है। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही चीज हमें दिख रही है, टाइटर कॉस्ट कंट्रोल्स हेल्प बूस्ट मार्जिन एंड लेड टू अ 93% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। तो सेल्स वॉल्यूम में केवल 11% की, रेवेन्यूज में 13% की, लेकिन आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 93% की ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बेटर एफिशिएंसी, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर हैवेल्स के रिजल्ट्स भी बहुत शानदार थी। तो आप देख सकते हैं एक के बाद हम एक बात कर रहे हैं, सारी कंपनीज काफी अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही हैं, जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों से बात की हुई है कि जो इकोनॉमिक के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, अंडरलाइंग इंडिकेटर्स, दोज आर ऑल शोइंग साइंस ऑफ प्रोग्रेस, साइंस ऑफ ग्रोथ, साइंस ऑफ रिवाइवल। और वही हमें कंपनी के रिजल्ट्स में भी दिख रहा है, सारी कंपनीज, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं, अच्छी रिजल्ट्स ला रही हैं। दोज अर्निंग्स आर शोइंग साउंड साइंस ऑफ रिवाइवल, ऑफ साउंड रिकवरी। तो हैवेल्स के रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 46% की रही है, केवल रेवेन्यू में 46% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही, तो बहुत शानदार नंबर्स हैं। एंड द कंपनी हैवेल्स हैज आल्सो शोन मार्केट शेयर गेन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो हम अपनी कई सारी मार्केट एनालिसिस करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम सेक्टर के मार्केट लीडर्स की बात करते हैं, उन कंपनीज की रिव्यू करते हैं, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक शिफ्ट होने वाला है, ऑलरेडी हो रहा है। और वही हमें हैवेल्स के भी रिजल्ट्स में दिखा कि देयर इज अ मार्केट शेयर गेन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर हैवेल्स। फिर रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की जो ये डील के ऊपर बहुत दिनों से एक क्लाउड बना हुआ था, एक सस्पिशन बनी हुई थी, सेबी हैज फाइनली क्लियर्ड एंड अप्रूव्ड दिस डील। तो उन्होंने ये डील अप्रूव कर दी है, बट देयर आर सम एप्रीहेंशंस। फॉर एग्जांपल, सेबी हैज सेड दैट द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर सेबी अगेंस्ट एंटिटीज और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द स्कीम शुड बी हाईलाइटेड बिफोर एनसीएलटी।
जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके सामने ये सारे जो चिंताएं हैं, जो सारी एप्रीहेंशन है, उनको लाना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस डील। ये जो अमेजोन से रिलेटेड एक स्पैट चल रहा था सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में, इसकी हियरिंग चली, उन्होंने एक रूलिंग दी, तो वो सारी जो चिंताएं, ये जो सारी एप्रीहेंशन है, रिजर्वेशन है, दोज हैव टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी, ये सेबी ने कहा है। तो ये डील तो अप्रूव हो गई है, बट सेबी हैज सेड कि ये सारी जो इस केस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, दोज हैव टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी। फिर एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ की जो अर्निंग्स थे, दोज हैव मिस्ड एस्टिमेट्स। जो एक्सपेक्टेशंस थे उनसे थोड़ी कम नंबर्स आई। स्पेशली एसबीआई लाइफ की आप देखेंगे कि द नेट प्रॉफिट हैज शोन अ 40% ड्रॉप। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 40% ड्रॉप इन इंश्योरेंस बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। नेट प्रीमियम इनकम इनकी बढ़ी है 17.7%, ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर बात करें तो 40% की ड्रॉप आई है, विच इज नॉट गुड। लेकिन एचडीएफसी लाइफ की जो रिजल्ट्स थी, वो भले ही एस्टिमेट्स को मिस किया उन्होंने, एस्टिमेट्स की जितनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं थी, बट इवन देन द नेट प्रॉफिट रोज 5%। तो कम से कम एसबीआई लाइफ में तो 40% की ड्रॉप आई है नेट प्रॉफिट में। एचडीएफसी लाइफ ने कम से कम नेट प्रॉफिट में थोड़ी इंक्रीज दिखाई है, लेकिन उतनी अच्छी इंक्रीज नहीं है जितनी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी, स्ट्रीट एस्टिमेट्स थी। नेट प्रीमियम इनकम ऑल्सो रोज ऑलमोस्ट 21%। तो एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स थोड़े फिर भी ठीक ठाक से हैं, ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है एचडीएफसी लाइफ ने, लेकिन एसबीआई लाइफ के नंबर्स हैव रियली डिसअपॉइंटेड। फिर बंधन बैंक के रिजल्ट्स, Q3 रिजल्ट्स, कोविड प्रोविजनिंग के कारण इनको थोड़ी हर्ट हुई है। नेट प्रॉफिट 13.5, ऑलमोस्ट 14% की कॉन्ट्रैक्शन आई है, यानी कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2019 से कंपेयर करें, तो नेट प्रॉफिट में 14% की डिक्लाइन आई है। बट द ग्रॉस एनपीएस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस अग्रेसिव प्रोविजनिंग, जो हमने फेडरल बैंक में भी देखा था कि प्रोविजनिंग उन्होंने इतनी अग्रेसिवली की है कि उनकी नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन नहीं है, लेकिन एनपीए नंबर्स उनके काफी कंट्रोल में आ गए। वही चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। ग्रॉस एनपीएस फॉर बंधन बैंक हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 1.9% टू 1.1%, एंड द नेट एनपीए हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 0.8% टू 0.2%। तो काफी अच्छी, मतलब काफी कंट्रोल किया इन्होंने एनपीए को, और इस कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, इसलिए इनकी नेट प्रॉफिट में काफी गिरावट आई है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोविजनिंग अपने नेट प्रॉफिट से ही की जाती है। बैंक अपने प्रॉफिट से पैसे निकाल के प्रोविजनिंग में डालती है, उनके अकाउंट्स में डालती है, ताकि जो एनपीए के नंबर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो एक तरह से पॉजिटिव बात है, क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। इनको प्रोविजनिंग आगे चल के कम करनी पड़ेगी, तो इनके प्रॉफिट नंबर्स आगे चल के बढ़िया हो सकते हैं, अच्छी हेल्दी ग्रोथ दिखा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कम से कम इनको ये हिट लेनी पड़ी है बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग। इनके ग्रॉस एनपीए नंबर्स लेकिन काफी इंप्रूव कर गए हैं, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। यस बैंक के रिजल्ट्स थोड़े इंकरेजिंग थे। इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं, दोज हैव शोन है 17, ऑलमोस्ट 16.5%, यानी कि 17% राइज फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ 2019 में करीबन 18,500 करोड़ की इनकी लॉस थी। तो उससे तो कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। लेकिन अगर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें, तो 16.5% की राइज है इन नेट प्रॉफिट। अब देख सकते हैं इनकी जो ग्रॉस एनपीएज हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दोज हैव फॉलन टू 15.4%। तो कहाँ हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं 1%, 2%, बंधन बैंक की भी हमने यहाँ पे नंबर्स देखे 1%, 2% के बीच में, और कहाँ इनके नंबर्स मतलब अलग लेवल पे होते हैं। तो बेंचमार्क ही ऐसा गजब का सेट कर दिया है यस बैंक ने कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाओ तो बहुत शानदार इंप्रूवमेंट लगता है। तो बेंचमार्क ही इतना सॉलिड सेट किया हुआ इन्होंने। खैर, ग्रॉस एनपीएस इनके करीबन अभी 15.4% है, विच इज स्टिल अ वेरी 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 हाई नंबर। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2019 में ये नंबर करीबन 19% के आसपास थी, तो उससे इंप्रूवमेंट जरूर है, बट अभी भी दीज नंबर्स आर रिडिकुलसली हाई। निफ्टी के कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो निफ्टी का जो करंट पी है, दैट हैज फॉलन फ्रॉम अ नंबर अबव 39 टू अबाउट 39 राइट नाउ। अभी ये 38.9 के आसपास ये नंबर चल रही है। निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो दोज हैव इम्प्रूव्ड स्लाइटली, बहुत मार्जिनली। हमने पिछली वीक देखा था कि ये नंबर 364 थी, पिछली वीक हमने देखा था कि ये नंबर 367 थी, और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि ये नंबर 370 है। तो जैसे जैसे कंपनीज अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करती जाती हैं, निफ्टी की सारी कंपनीज धीरे धीरे अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करती जाती हैं, तो ये नंबर इंप्रूव करती जाएंगी, और जैसे जैसे अर्निंग्स पर शेयर बढ़ती जाएंगी, ये ईपीएस नंबर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे निफ्टी की पीई में थोड़ी मॉडरेशन आ सकती है, करेक्शन आ सकती है। वही हमें इन दोनों चार्ट्स पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी की ईपीएफ में एक हल्की सी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनीज की ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट्स आती जाती हैं, ये अर्निंग्स और इंप्रूव करती जाएंगी, और इस ग्राफ में राइज एक इंप्रूवमेंट दिखती जाएगी हमें आगे आने वाले कुछ दिनों में। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी की जो पी है दैट हैज शोन अ स्लाइट डिक्लाइन,
एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ मिक्स ऑफ टू रीजंस। एक तो ये है कि निफ्टी की प्राइस लेवल यानी कि निफ्टी की जो लेवल है दैट हैज शोन सम डिक्लाइन। जैसे हमने देखा वीकली बेसिस पे करीबन 0.5% की डिक्लाइन है, तो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन पी। एंड सेकेंडली द इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स, जो अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ डिक्लाइन इन पी, और वही हमें यहाँ पे इस चार्ट पे दिख रहा है। निफ्टी के जो करंट पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.11, तो स्टिल स्लाइटली बेरिश है। जब ये नंबर 1 से ज्यादा होते हैं, ये पीसीआर वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो हम मानते हैं कि निफ्टी ओवरऑल अभी बेरिश है, और जब ये नंबर 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि वो निफ्टी अभी ओवरऑल बुलिश है। तो डेफिनेटली निफ्टी इज स्टिल स्लाइटली बेरिश एंड वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट, ये नंबर्स हमें यही दिखा रहे हैं। तो जो कि माइल्ड करेक्शन, मॉडरेट करेक्शन निफ्टी में जब भी आए तो आपको अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठाने हैं। बहुत ज्यादा क्रैश की आप संभावना अभी नहीं रखें। जब तक लिक्विडिटी इतनी ज्यादा स्लॉश अराउंड कर रही है तब तक क्रैश की संभावना बहुत कम है। निफ्टी की जो अंडरलाइन कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं, तो क्रैश की संभावना बहुत कम है। लेकिन निफ्टी में जैसे ही मॉडरेट करेक्शन आती है, किसी भी तरह की करेक्शन आती है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं उसकी हम बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसी हो सकती है। तो मेरी अभी भी कंटिन्यूड है ये विचार, मेरा कंटिन्यूड ही रहेगा कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। एसआईपी को कंटिन्यू क्यों रखनी है उसके ऊपर हमने एक वीडियो एक्सक्लूसिव बनाई हुई है, डेडिकेटेड डिस्कशन की हुई है। उसको देख के आप अपने विचार को, अपने थॉट प्रोसेस को और एक कन्विंसिंग बना सकते हैं, अपनी कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं। बट प्लीज कंटिन्यू इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी। अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, उससे आपको कोई फोमो की फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग नहीं आएगी। You will keep investing at all market levels and you will not invest out of desperation कि अभी मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़त आ गई, अब तो मुझे सारा इन्वेस्ट करना ही है, इतने दिन से मैं वेट कर रहा हूँ। वो आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप अगर एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। इंक्रीज योर एसआईपी व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। हमने देखा कि इस हफ्ते भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें मिली, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिली, हमने इन्वेस्ट भी किया अच्छे खासे लेवल पे। अपनी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको भी स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना शुरू भी कर दिया है, और वहां पे आपको ये चीज मदद करेगी कि वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, हमारी जो संडे की सेकंड वीडियो होती है जिसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स की, स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की बात करते हैं, तो वो वीडियो अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो आपको ये पता चलता रहेगा कि किन स्टॉक्स में आपको नजर बना के रखनी है, किन स्टॉक्स को आपने वॉच लिस्ट पे आपको बना के रखना है, और उनको किस अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अपने सपोर्ट लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं। उसकी डिस्कशन हम संडे की सेकंड वीडियो, जो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की सेकंड वीडियो आती है, उसमें हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो उस वीडियो को फॉलो करते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं क्विक नोटिफिकेशन भेज देता हूं जब भी कोई स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छी सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, अच्छी बाइंग प्राइस लेवल्स पे आते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूं, और वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस, अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से, कि अगर वो स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, आपकी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, तो यू कैन डिसाइड टू गो फॉर दो स्टॉक्स कंसिडरिंग योर कैश पोजीशन। अगर आपके पास कैश पोजीशन अवेलेबल है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर कैश है, and if those companies appeal to you, तो you can take a investing call as per your discretion, as per your thought process। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो अच्छे स्टॉक्स में आपको काफी डिसप्रोपोर्शनेट फायदे मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। इस हफ्ते हमने कई सारे स्टॉक्स में खरीदारी की, कई सारे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया हमने। तो उन सारे स्टॉक्स की आइडिया आपको संडे की सेकंड वीडियो में मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। कीप योर कैश पोजिशन रेडी एंड इन अ डिप्लॉयबल स्टेट। मार्केट में जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू बी एबल टू डिप्लॉय योर कैश पोजीशन एफिशिएंटली इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर। वो तभी होगा जब आपके पास कैश पोजीशन रेडी होगी, रेडी टू बी डिप्लॉयड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटीज। तो आप मोस्टली यही 3 काम करें। पहली, अपनी एसआईपी को, रेगुलर इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू करते रहें। एसआईपी को आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं व्हेन द मार्केट गिव्स यू एनफ अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट में 5%, 8%, 10% की करेक्शन आती है, देन यू कैन इवन डबल योर ट्रिपल योर एसआईपी, वो आप कर सकते हैं। दूसरी ये चीज है कि आप, यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी when it comes to direct stocks। उसमें हमारे चैनल की 2 चीजें आपको मदद कर सकती हैं। एक तो संडे की जो सेकंड वीडियो होती है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उसको आप फॉलो करते रहें। दूसरी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सर्विस है। बस मैं आपको एक क्विक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ और आप अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। तो दूसरी चीज वो हो गई। और तीसरी चीज ये है कि अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, तंदुरुस्त, हेल्दी बना के रखें। जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यू हैव टू बी एबल टू डिप्लॉय दैट कैश पोजीशन एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट द मार्केट प्रोवाइड्स यू।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन और सारी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, ये जो थॉट प्रोसेस हमने डिस्कस की यहाँ पे, वो सारी आपको मदद करेगी। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में आपको ये सारे इनपुट्स आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। एंड ऑल दिस डिस्कशन प्रोवाइड्स यू सम यूजफुल इनपुट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।